दोस्तों, गाजा की इस जंग से एक बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी है कि दुनिया भर के अंदर शिया और सुन्नियों के बीच जो लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नियों को आपस में दुश्मन बनाकर बांटा गया है। यह किसी और की साजिश नहीं है बल्कि इन यहूदियों की साजिश है। गाजा की जंग में अब बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। डिवाइड एंड रूल, इसी राजनीति के तहत इन यहूदियों ने मुसलमानों को शिया और सुन्नी में बांटकर लड़ाया है और अभी भी ये यहूदी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान को किसी तरह से सऊदी अरब, यूएई और तमाम सुन्नी देशों का दुश्मन बना दिया जाए। लेकिन मुसलमानों, ये वक्त शिया और सुन्नी में बंटने का नहीं है, देवबंदी और बहाबी में बंटने का नहीं है, बल्कि एक होने का है। हम सब मुसलमान हैं। वो अलग बात है कि सबके इबादत करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि हम सब मुसलमान हैं और इस वक्त पूरी दुनिया को एक मुसलमान होने की जरूरत है। जिस तरह के हालात दुनिया में हैं, इन यहूदियों ने जितना मुसलमानों का फायदा उठाया है, जितना मुसलमानों को लड़ाया है, अब वक्त आ चुका है एक होने का। ईरान ने इजराइल के ऊपर ये जो हमला किया था, इतने सारे रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी थी, इस हमले को लेकर अब यहूदी सऊदी अरब, यूएई और कुछ सुन्नी देशों के दिमाग में यह चीज डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा करना चाहता है। ईरान सुन्नियों से नफरत करता है, इसीलिए वो युद्ध की आग को भड़का रहा है और ईरान चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में शिया साम्राज्य स्थापित करे। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के एम्बेसडर ने आज कही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ईरान के हमले को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। ईरान ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और इजराइल का जो एम्बेसडर है उसने भी एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए, ईरान ने जो हमला किया था उस दिन, जो मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी थी, उनमें से बहुत सारी मिसाइलें मस्जिद अक्सा के ऊपर से गुजरी हैं। ईरान को मस्जिद अक्सा की कोई भी फिक्र नहीं है, उसकी वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और ना ही उसको फिक्र है। जो मिसाइलें ईरान ने छोड़ी थी वो मिसाइलें मस्जिद अक्सा के ऊपर भी गिर सकती थी, लेकिन जानबूझकर ईरान ने उन मिसाइलों को मस्जिद अक्सा के ऊपर छोड़ा। उसको कोई फिक्र नहीं है, वो तो सिर्फ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इस तरह की बातें करके शिया और सुन्नियों में एक बार फिर से फूट डालने की कोशिश करवा रहा है इजराइल का यह यहूदी एम्बेसडर। इस इजरायली एम्बेसडर ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का बाकायदा नाम लेते हुए कहा है कि इन सुन्नी देशों का ईरान विनाश चाहता है, इसीलिए अत्याचार फैला रहा है ताकि शिया साम्राज्य स्थापित कर सके। डिवाइड एंड रूल, इसके तहत हमारे देश पर ब्रिटिश अंग्रेजों ने काफी हुकूमत की थी, लेकिन जब हमारे देश के लोग थोड़े से समझदार हुए, सीधे हुए इन अंग्रेजों के ऊपर, तो ये लोग यहां से भाग निकले। ऐसे ही अब मुसलमानों को भी इन यहूदियों की चाल समझनी पड़ेगी। दुनिया भर के अंदर शिया सुन्नियों को लड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। दुनिया भर में आतंक को कोई बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। मुसलमानों को बदनाम किया है ना, पूरी दुनिया में यह माहौल बना दिया गया कि आतंकी सिर्फ मुसलमान ही होता है। इन्हीं लोगों की साजिश है। इस गाजा की जंग ने बहुत सारी चीजें हमको सिखा दी हैं। मुट्ठी बंद करें, मुसलमान बन जाएं। दोस्तों, ईरान ने परसों रात मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसको लेकर इजराइल ने एक इंफोग्राफिक सेंड किया है। कैसे कैसे कहां से मिसाइलें और रॉकेट आए हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन ईरान की जमीन से ही छोड़े गए थे। इराक और सीरिया को बाईपास करते हुए इजराइल की तरफ पहुंचे। इधर नीचे की तरफ आए तो यमन से भी कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी। गौर से देखिएगा इस नक्शे को। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उसके कोने पर सऊदी अरब का बॉर्डर है। इराक को पार करने के बाद सीरिया के किनारे, इसी बॉर्डर से सऊदी अरब ने ईरान की कई सारी मिसाइलों को और रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया। यही किनारे पर देखिएगा जॉर्डन भी मौजूद है। मिसाइलों और ड्रोनों का जो पूरा गुच्छा आपको इजराइल के किनारे दिखाई दे रहा है, वहीं पर देखिए छोटा सा जॉर्डन भी है और जॉर्डन ने यहां से बहुत सारी मिसाइलों को और रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। यमन की तरफ से भी कुछ मिसाइलें छोड़ी गई थी जो सऊदी अरब के ऊपर से होकर गुजर रही थी। जो ड्रोन भी यमन ने भेजे थे वो भी सऊदी अरब के ऊपर से गुजर रहे थे। तो सऊदी अरब ने इजराइल पहुंचने से पहले ही उन ड्रोन और मिसाइलों को बीच में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हालांकि कुछ मिसाइलें और ड्रोन इजराइल तक पहुंच गए। इस इंफोग्राफिक को देखने के बाद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कौन सा देश कहां पर बसा हुआ है। अगर इजराइल पर कोई हमला करता है तो वो कैसे करेगा,
किन देशों को पार करके वो हमला जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये इन्फोग्राफिक दिखाया है। दोस्तों, बड़ी खबर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। आपको पता ही है कि गोलानी ब्रिगेड लगातार लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड जो सबसे पहले गाजा के अंदर जमीनी स्तर पर लड़ाई करने के लिए घुसी थी, लेकिन कुछ भी हासिल ना कर पाई और सबसे पहले वापस भी गोलानी ब्रिगेड ही गाजा से हुई थी। गोलानी ब्रिगेड ने एक बार फिर से लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने खतरनाक हमला किया। 10-15 सैनिक थे। खबरें आ रही कि तकरीबन 4 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। IRGC की तरफ से एक बार फिर से इजराइल को धमकी देते हुए कहा गया है कि हमारा ये जो हमला था, ये भले ही 30 साल पुरानी मिसाइलों से किया गया था, लेकिन आने वाला जो अगला दौर है वो इन 30 साल पुरानी मिसाइलों से नहीं होगा, बल्कि सेजिल K1 K4, हाजी कासिम, फतेह 1 और फतेह 2 इस तरह की मिसाइलों से किया जाएगा। अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो अगले दौर में इन तीनों मिसाइलों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर हमला किया जाएगा। वही दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आज फिर इजराइल के अंदर युद्ध कैबिनेट की बैठक हुई थी। युद्ध कैबिनेट मंत्री जो है वो ये चाहता है कि अभी तुरंत ईरान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन G7 जो 7 देश है, उन 7 देशों का प्रेशर पड़ा है इजराइल के ऊपर और कहा है कि आप थोड़ा सा संयम बरतें। आप जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है। G7 ने काफी फटकार लगाई थी, उस वजह से इजराइल थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। वैसे 24 से 48 घंटे का समय दिया था। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैमरन ने भी कहा है कि इजराइल आप शांत होकर बैठ जाओ, ईरान ने आपके ऊपर जो हमला किया वो हमला पूरी तरह से नाकाम रहा, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए आप आराम से बैठ जाओ। हमने ही ईरान के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि ईरान वैसे ही दबा हुआ है और कुछ और प्रतिबंध लगाने की हम आगे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक और बात कही गई है कि भले ही ईरान का यह हमला इजराइल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया, इजराइल ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यह हमला अकेले ही इजराइल ने नाकाम नहीं किया है। इसके पीछे अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE, ब्रिटेन, फ्रांस, इतने सारे देशों का हाथ था। अकेले इजराइल कुछ नहीं कर सकता। ये आयरन डोम नाम की जो चिड़िया है ना, ये फड़फड़ाती हुई रह जाएगी अगर ये सारे देश साथ छोड़कर चले जाएं। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद अल खलीली ने कहा है कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर भारी भरकम हमला किया, उस हमले ने दुनिया भर के मुसलमानों का उत्साह बढ़ा दिया है, हौसला बढ़ा दिया है और हम खुश हैं। ये कौन कह रहा है? ओमान के ग्रैंड मुफ्ती कह रहे हैं। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती कोई शिया नहीं है। शेख अहमद अल खलीली ने कहा कि जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, हौसला बढ़ा है और हम दुआ करते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन दुश्मनों और दुश्मनों के साथियों के कांटे टूटेंगे और मुसलमानों को इनसे आजादी मिलेगी। तो फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दुनिया भर के अंदर शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकी संगठन बना दिए हैं जिनको सुन्नी नाम दे दिया है। वो लोग ईरान के ऊपर हमला करते हैं। कहा जाता है कि शिया संगठन ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान इधर से फिर उसका जवाब देता है, तो कहा जाता है कि शियाओं ने सुन्नियों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी है, कोई नहीं समझ पा रहा है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये गोरे और यहूदी यही रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।